हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। और जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। बीएसएससी का एग्ज़ाम हो गया, फिर बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो गया और मोर एग्ज़ाम है, टीचर्स का एग्ज़ाम हो गया। और सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ यह बहुत उपयोगी है। आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट भी आ रहा है कि सर इस सीरीज़ को थोड़ा जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा गवर्नर जनरल का सीरीज़ 1773 से लेकर 1947 तक का ये सीरीज़ है। और इसमें से आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आप आ जाएगा इसमें। ओके, तो मैंने लॉर्ड इरविन तक को मैंने छोड़ा था आपको, और इसके बाद हम लोग चलते हैं लॉर्ड विलिंगटन में। इसलिए लॉर्ड विलिंगटन है, और यहाँ पर में हम लोग देखते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में, ये इंग्लैंड में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन में 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि पहले में कांग्रेस की ओर से किसी ने भाग नहीं लिया। क्यों भाग नहीं लिया भाई? क्योंकि इस समय भारत में चल रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा। ओके, 1931 में कांग्रेस को भाग लेना पड़ा, गांधी जी को भाग लेना पड़ा, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया, और इस समझौते की शर्तों के अनुसार गांधी जी को इसमें भाग लेना पड़ा। ठीक है, इसलिए किस अधिवेशन में, यानी गोलमेज सम्मेलन के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया तो दूसरे में भाग लिया, उसके बाद फिर तीसरे में भाग नहीं लिया, क्योंकि देखा गया कि वहां पर कोई काम होता नहीं है, भारत के संबंध में कोई बात होती नहीं है, सिर्फ चाय पानी होता है, सारे मेंबर फिर हंसते खेलते निकल जाते हैं। इसलिए गांधी जी बीच सम्मेलन से ही उठकर वहां से निकल गए और भारत लौट आए। ओके, अब फिर देखते हैं कि क्या क्या विलिंगटन के समय में काम हुआ। तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। ठीक है, इसलिए पहली सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब? तो दांडी मार्च के द्वारा, ठीक है, यानी 12 मार्च से, और अगली कब? तो 3 जनवरी 1932 से। लेकिन यह जो दोबारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, यह कोई खास नहीं रहा। इतिहासकार कहता है कि यह फुसफुसा साबित हुआ। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1815 ईस्वी में हिस्सा लिया। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि यह कहता है कि 1935, ये 15 नहीं है, ईस्वी में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। ओके, इसलिए इस समय तक में कांग्रेस का स्थिति कुछ कुछ मजबूत हो रहा है, और इस तरह से विलिंगटन के समय में कुछ मिनिमाइज किया जा रहा है कि दोनों के बीच में कुछ कुछ बात बने। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या काम हुआ है। तो अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 लखनऊ में हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती, जो महान किसान नेता थे। और इसके सचिव कौन बनाए गए? सचिव बनाए गए N.G. रंगा।
ओके, इसके पहले सचिव कौन बने? तो एनजी रंगा। इसलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में कहाँ हुई? तो लखनऊ में। ओके, इसके बाद फिर इसी के समय में घटना देखते हैं कि 1934 में पटना में, कहां पर? पटना में जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। बाद में फिर कांग्रेस जब टूट गया तो टूटने के बाद स्वतंत्रता के बाद जयप्रकाश नारायण ने अलग ही पार्टी बना ली और समाजवादी पार्टी का निर्माण उन्होंने कर लिया। जो आज पार्टी है मुलायम सिंह यादव की, वह पार्टी नहीं है। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं किसको? लॉर्ड लिनलिथगो को देखते हैं। इनके समय में क्या क्या होगा? तो इनके समय में यहां पर 1935 का अधिनियम आ चुका था। का अधिनियम आ चुका था। इनके समय में यानी 1936 से 44 है। 1937 में पहली बार कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया। किसमें? प्रांतीय चुनाव में, प्रोविंशियल चुनाव में भाग लिया, जिसमें से 11 में से कितने प्रांतों में? तो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। इन कांग्रेस की जो सरकार बनी इसमें 2 प्रांत में मिलीजुली और 6 प्रांत में बहुमत की सरकार बनी थी। 6 प्रांत में कांग्रेस की, 6 प्रांत में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और 2 प्रांत में मिलीजुली सरकार इसकी बनी। ठीक है, एक सिंध में और एक असम में, दोनों जगह पर कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और इसी समय कांग्रेस और सरकार दोनों के बीच में आपस में खींचातान शुरू हो गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से समर्थन मांगा गया, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। उसने स्पष्ट कहा कि आप हमको लिखित में दीजिए कि आप जब युद्ध जीत जाएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन इस समय कोई बात हो नहीं पाई। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। फलतः कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 15 नवंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। ठीक है, यह जो कांग्रेस मंत्रिमंडल थी प्रांतों में, इसने कितने मंथ तक शासन किया था? तो 18 माह तक इसने शासन किया था, यानी 28 मंथ के बाद इसने इस्तीफा दे दिया। ओके, जब इस्तीफा दे दिया तो इसी के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? तो मुक्ति दिवस मनाया। ओके, मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति किससे? तो मुक्ति कांग्रेस की सरकारों से। ओके, इसी समय हम लोग देखते हैं कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया गया और 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के चेयरमैन बने और अपने बलबूते बने, ये भी नहीं है कि किसी से सपोर्ट लेकर बने। ठीक है, पहली बार वो कांग्रेस के चेयरमैन कब बने? तो 1937 हरिपुरा कांग्रेस, वे अपने बलबूते चुनाव लड़े और जीत भी गए। दूसरी बार का 1938 और यह है त्रिपुरी कांग्रेस। यहां भी अध्यक्ष चुने गए, लेकिन त्रिपुरी कांग्रेस के बाद देखा गया कि कांग्रेस के
एक विशेष जो धड़ा थे और सुभाष चंद्र बोस दोनों में काफ़ी दूरियां बढ़ गई, क्योंकि महात्मा गांधी के विचार सुभाष चंद्र बोस से मिलते थे नहीं, और सुभाष चंद्र बोस काफ़ी एग्रेसिव लीडर थे, और सुभाष चंद्र गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के चेयरमैन पद पर आए। उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने बड़े बड़े लीडर को, जवाहरलाल नेहरू को भी ऑफर दिया कि सुभाष के खिलाफ खड़ा हो जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया गया, लेकिन किसी भी हस्ती की इतनी हिम्मत नहीं थी। उसी तरह जैसे देखें हम लोग 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से ऐसे कैंडिडेट सबको उतारा गया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर देखा गया कि बड़े बड़े लीडरों ने सुभाष के खिलाफ चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अंत में उतारा गया किसको, तो पट्टाभी सीतारामैया को गांधी ने उतारा दक्षिण भारत से, और वे काफ़ी गांधीवादी नेता थे। उनकी हार हो गई, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जीत गए, और जीतने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता संभाली, लेकिन गांधी जी ने अपने जितने भी फॉलोअर्स थे सबको कहा जब सुभाष जीत ही गया तो तुम लोग इस्तीफा दे दो CWC से। और कांग्रेस कार्यकारिणी से बहुत सारे सदस्यों के इस्तीफे के बाद सुभाष चंद्र बोस काफ़ी नाराज हो गए, ठीक है, और इन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो अगला चेयरमैन कौन बना, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद अगला चेयरमैन कौन बना, तो राजेंद्र प्रसाद बना। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। यहां से इस्तीफा के बाद उन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस यहाँ से निकल गए, जर्मनी गए, जर्मनी से वह जापान गए, जापान में INA में शामिल हुए, और भारत में जो सरकार थी उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई भी की। 1949 में सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन हो गया, एवं आजाद फौज की स्थापना में उन्होंने सहयोग भी किया, और उसके बाद उसमें शामिल भी हुए, क्योंकि INA की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस INA के संस्थापक नहीं थे, कैप्टन मोहन सिंह इसके संस्थापक थे। रास बिहारी बोस, घोष नहीं बोस, रास बिहारी बोस इसके सहयोगी थे, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर INA की स्थापना की, और बाद में सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल हुए। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र को मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। उसी प्रकार जैसे 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में डिमांड किया गया किसका, तो पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज का यह भी सफल रहा, पूर्ण स्वराज मिल गया, और यह भी सफल रहा कि पूर्ण पाकिस्तान भी बन गया। लिंगदित्वों ने कांग्रेस से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग पाने के लिए 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव का ऑफर दिया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि इस बार कांग्रेस समझ गया था कि सरकार से जब तक फाइनल बात नहीं होती है तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया, क्योंकि कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद अब उसका विरोध का कोई जगह बचा हुआ नहीं था। इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इसमें पहले नेता कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे, और दूसरे नेता कौन थे इसमें, तो जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू। पहले नेता आचार्य विनोबा भावे और दूसरे नेता थे JL नेहरू। इसी गतिरोध को दूर करने के लिए भारत भेजा गया था। किसको? क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड यानी उत्तर दिनांकित चेक कहकर इसको रिफ्यूज कर दिया। ओके, क्योंकि इससे भी डिमांड यही किया गया था, क्रिप्स से भी डिमांड यही किया गया था कि आप हमको आश्वासन दीजिए कि युद्ध जीत जाने के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन इसने भी इस पर कोई बातचीत नहीं किया। जब बातचीत नहीं किया तो 8 अगस्त 1942 को क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव फेल हो गया। लिंलिथगो के कार्यकाल में ही भारत में 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 1944 में अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। ओके, यह सेशन आपका लास्ट होने ही वाला है और 2 गवर्नर जनरल मेरे पास और बचेंगे, एक लॉर्ड वेवेल और एक लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, देखिए वीडियो को आप लोग अंततः नहीं देख रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक नया कंटेंट देने की कोशिश किया आपको, क्योंकि मुझे पता है कि अगर गवर्नर जनरल को बच्चा पूरी तरह से जितना भी मॉडर्न है उसको आप एक तरफ रखिए और गवर्नर जनरल का जो मुश्किल से 10 पेज आपका होगा, अगर उस 10 पेज को आप पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो एक तो पूरा का पूरा आपका पिछला मॉडर्न जितना भी पढ़ा है वो तो रिमाइंड हो जाएगा, और गवर्नर जनरल के कार्यकाल और उसके समय की घटनाओं को आप याद रखते हैं तो मॉडर्न में हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैंने अपने अनुभव के हिसाब से एक बेस्ट सीरीज आपको बनाकर दिया है। ठीक है, इसलिए शुरुआती दौर में तो नहीं, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट मेरे पास आ रहा है कि आप सर इसको जल्दी से पूरा कर दीजिए, क्योंकि इसको पूरा करने के बाद मैं पॉलिटिकल साइंस में लगूंगा और वहाँ पर मेरी इच्छा है कि मैं लक्ष्मीकांत को पूरी तरह से आपको पढ़ा दूँ चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, इसलिए पहले तो मैं लक्ष्मीकांत को ही शुरू करूंगा और उसके बाद देखता हूँ कि एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी सभी के लिए जो मेन देने वाले हैं उसी के लिए उपयोगी है। जो दारोगा का देगा या बीपीएससी का पीटी ही सिर्फ देना चाहता है उसके लिए वो बुक उतना जरूरी नहीं रहेगा। ओके, इसलिए मैं इसे जल्द ही समाप्त करके और अगला सीरीज आपके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, आप लोग इसको शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए इसको, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब इसको नहीं करते हैं तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा होगा नहीं और खासकर मुझे भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते हैं वैसे वैसे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं रात के बजाय दिन में, रात में, दोनों टाइम में रिसर्च करके आपका वीडियो बनाकर मैं डाल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।